स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, आप ये वीडियो किस डिवाइस में देख रहे हैं? हाई चांसेस हैं कि आपके स्मार्टफोन, लैपटॉप, टैबलेट या फिर स्मार्ट टीवी में। क्या आप जानते हैं कि इन सब में क्या चीज कॉमन है? वो है लिथियम। जी हाँ दोस्तों, यदि आप भी इस हाईटेक दुनिया में टेक्नोलॉजी से ताल्लुकात रखते हैं तो लिथियम आपकी लाइफ का भी एक बेहद अहम हिस्सा है। हमारा प्रेजेंट भी टेक्नोलॉजी है और फ्यूचर भी, और ये प्रीशियस मेटल इस टेक्नोलॉजी ड्रिवन वर्ल्ड का मेन ड्राइवर है। ये सॉफ्ट मेटल, जिसको व्हाइट गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है, ये खुद में इस नई टेक सिविलाइजेशन को रन करने का फ्यूल छुपाए हुए है। और केवल गैजेट्स ही नहीं, बल्कि आज जब दुनिया डीजल और फॉसिल फ्यूल बेस्ड व्हीकल से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की ओर शिफ्ट हो रही है, तो ये उस फ्यूचरिस्टिक ईवी इंडस्ट्री का भी फ्रंटलाइन इंजन है। एक ऐसा मेटल है जो आज अपनी होस्ट कंट्री के साथ साथ पूरी दुनिया का फेट को बदलने की क्षमता रखता है। यानी इस टेक्नोलॉजी एरा में लिथियम मेटल दुनिया के लिए न्यू गोल्ड बन चुका है। यानी जिसके हाथ इसकी चाबी लग जाती है, वो आने वाली टेक सिविलाइजेशन का लीडर बन सकता है। और हाल ही में इंडिया को इसी व्हाइट गोल्ड का खजाना हाथ लगा है। जी हाँ दोस्तों, जियोलॉजिकल सर्वे के अनुसार जम्मू एंड कश्मीर के रियासी डिस्ट्रिक्ट के सलाल हैमाना एरिया में 5.9 मिलियन टन ऑफ लिथियम रिसोर्सेज की डिस्कवरी की गई है। 5.9 मिलियन टन यानी लगभग 60 लाख टन। आपको बता दें कि ये डिस्ट्रिक्ट जम्मू के नॉर्थ में और चिनाब नदी के तट पर स्थित है। चिनाब रिवर पर ही दुनिया की हाईएस्ट रेल ब्रिज भी बन रही है। खैर, लिथियम पर वापस आए तो इंडिया में पहली बार इतने बड़े लेवल पर लिथियम के रिजर्व्स देखने को मिले हैं। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के मुताबिक यदि ये सारा लिथियम एक्सट्रैक्शन इकोनॉमिक यूज के लिए वायबल साबित होता है तो इंडिया इस मेटल के ह्यूज इंपोर्टर से दुनिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्लोबल प्लेयर बन सकता है। इन चीजों की पुष्टि आने वाले कुछ दिनों में मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के द्वारा की जाएगी। इंडिया के जाने माने इंडस्ट्रियलिस्ट मिस्टर आनंद महिंद्रा ने तो कहा है कि इस डिस्कवरी के बाद इंडिया के फ्यूचर को इलेक्ट्रीफाइंग होने से कोई नहीं रोक सकता। आपको याद दिला दें कि महिंद्रा ग्रुप इंडिया की इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री पर बहुत बड़े लेवल पर काम कर रहे हैं। ये न्यूज इतनी सिग्निफिकेंट है कि इसने यूएस जैसी ग्लोबल पावर के कान भी खड़े कर दिए हैं। जी हाँ दोस्तों, जिस दिन ये डिस्कवरी हुई उसके कुछ ही समय बाद यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने यह अनाउंस किया कि उनके ब्यूरो ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज के असिस्टेंट सेक्रेटरी जेफरी आर प्याट 13 से 17 फरवरी तक मुंबई, पुणे और न्यू दिल्ली की विजिट पर आ रहे हैं। इस विजिट के दौरान वो क्लीन एनर्जी ट्रांजिशंस, एनर्जी सिक्योरिटी और साउथ एशिया के अक्रॉस इंक्रीज एनर्जी एक्सेस जैसे इश्यूज पर काम करने वाले हैं। आपको बता दें कि यूएस भी अपनी बूमिंग टेक और ईवी इंडस्ट्री के लिए लिथियम के इंपोर्ट्स पर डिपेंडेंट है, और इंपोर्ट डिपेंडेंस होने के कारण वो इस फील्ड में बेहद वल्नरेबल हो जाता है। प्रेजेंट यूएस गवर्नमेंट ने लिथियम आयन बैटरीज को चाइना से इंपोर्ट करने के बजाय खुद डेवलप करने का भी प्लान किया है। इसके लिए यूएसए में बहुत से प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी चल रहे हैं, किंतु सबसे बड़ा कंसर्न यही है कि उसकी लिथियम की सप्लाईज स्टेबल नहीं है। और ऐसे में इंडिया के पास इस जैकपॉट का मिलना यूएस के लिए इंडिया की सिग्निफिकेंस को एक अलग लेवल पर लेकर जा सकता है। टेस्ला, फोर्ड और यूएस के बाकी ऑटोमोबाइल जायंट्स इसके लिए इंडिया में ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स भी कर सकते हैं। तो अब सवाल ये है कि इस मेटल में ऐसा क्या है कि पूरी दुनिया इसके पीछे एक मैड रेस में लगी हुई है? इस डिस्कवरी के इंडिया के लिए क्या मायने हैं? क्या ये डिस्कवरी इंडिया के लिए एक ग्लोबल कॉम्पिटिटिव मार्केट में उम्मीद की एक नई किरण बनकर आई है? क्या इंडिया अब फाइनली चाइना को ओवरटेक करके टेक्नोलॉजी और रिन्यूएबल एनर्जी इंडस्ट्री का नया लीडर बन सकता है? और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ ये है कि इसका पीओके रीजन पर क्या असर पड़ने वाला है। आज के इस वीडियो में हम इस डिस्कवरी के इन सभी पहलुओं पर चर्चा करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस जीएस पेपर 1 के डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की नेचुरल रिसोर्सेज और मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज सेक्शन के लिहाज से काफी ज्यादा है। इसके बारे में हम वीडियो के अंत में और भी बात करेंगे, पर फिलहाल के लिए अपने डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, आप सब ने स्टडी IQ के फाउंडेशनल बैचेस को बेशुमार प्यार और भरोसा दिया, और इसी ट्रस्ट, इसी जीत की तैयारी को कंटिन्यू रखने के लिए अब स्टडी IQ ने प्रण लिया है कि यूपीएससी CSE 2024 में आपको अपने कंपटीशन से आगे रखने के लिए और आपके सिलेक्शन को इंश्योर करने के लिए स्टडी IQ अपना लाइफ फाउंडेशन प्री प्लस मेंस बैच लेके आया है 2024 यूपीएससी एग्जाम के लिए। इन बैचेस में दोस्तों आपकी तैयारी के हर एक डायमेंशन को एक्सटेंसिवली कवर किया जाएगा, और इसके लिए आपको मिलेगा 1000+ आवर्स का लाइव कंटेंट, जिसमें एनसीईआरटी से लेकर रेफरेंस बुक, प्रीलिम्स के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस, मेंस के आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, वीकली रिवीजन टेस्ट, हैंड रिटन नोट्स और आपकी प्रिपरेशन में हर कदम आपके साथ चलने के लिए 1-to-1 मेंटोरशिप। और दोस्तों, ये सब कुछ आपको मिलेगा 18,999 के सुपर डिस्काउंटेड प्राइस पे अगर आप AG लाइव कूपन कोड यूज करते हैं।
इन बैचेस में क्लासेस की शुरुआत 20th फरवरी को हो रही है, जिसमें क्लासेस की टाइमिंग मॉर्निंग 8 AM रहेगी। तो अब आप भी पूरे देश के एस्पिरेंट्स के साथ बोलिए कि आप तैयारी हुई अफोर्डेबल स्टडी IQ के साथ। बाकी सभी अपडेट्स के लिए आप मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों आइए सबसे पहले कुछ बेसिक्स पर नजर डालते हैं। तो आज ये लिथियम हमारी पीरियोडिक टेबल के वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग मिनरल्स में से एक है। लिथियम शब्द ग्रीक वर्ड लिथोस से आया है, जिसका लिटरल मीनिंग होता है स्टोन। बेहद लो डेंसिटी का ये मेटल वाटर के साथ हाईली रिएक्टिव होता है और नेचर में टॉक्सिक और अल्कलाइन होता है। इस एलिमेंट को सबसे पहले 1817 में जोहान ऑगस्ट एफ रिवर्टसन ने डिस्कवर किया, लेकिन ये अर्थ पर नेचुरली फॉर्म नहीं होता है। साइंटिस्ट की माने तो ये एक कॉस्मिक एलिमेंट है जो बड़े बड़े स्टार्स के ब्राइट एक्सप्लोजन्स के जरिए फॉर्म हुआ है। इन एक्सप्लोजन्स को नोवा कहा जाता है। एक नासा फंडेड स्टडी ने यह रिवील किया कि यूनिवर्स के फॉर्मेशन की शुरुआत में बिग बैंग ने कुछ स्मॉल अमाउंट ऑफ लिथियम क्रिएट किया था, किंतु मेजॉरिटी ऑफ लिथियम नोवा एक्सप्लोजन के दौरान होने वाली न्यूक्लियर रिएक्शंस में ही क्रिएट होता है, जिसकी वजह से ये पूरी गैलेक्सी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। केमिस्ट्री से बाहर निकलें तो अब बात आती है कि ह्यूमंस को ये इतना कैसे पसंद आ गया। तो दोस्तों इसका वन वर्ड आंसर है लिथियम आयन बैटरी। ये तो लिथियम आमतौर पर सेरेमिक्स और ग्लासेस, ग्रीसेस, फार्मास्यूटिकल कंपाउंड्स, एयर कंडीशनर्स और एल्युमिनियम प्रोडक्शन में भी यूज होता है, किंतु उसका मेन यूज हमें बैटरीज में देखने को मिलता है। दोस्तों ये लिथियम आयन बैटरीज ही हैं जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशंस, कंप्यूटिंग और डिजिटाइजेशन को रिवॉल्यूशनराइज किया है। लिथियम आयन बैटरीज ने ही हमारी दुनिया में इस टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन को अलाउ किया है और यही आज इस दुनिया के ग्रीन ट्रांजिशन को पावर कर रहा है। इस सेक्टर में इसको विंड और सोलर एनर्जी को स्टोर करने वाली बैटरीज और प्रीडोमिनेंटली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यानी ईवीज में यूज किया जाता है। किसी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल में लिथियम आयन बैटरीज सबसे मेन और एक्सपेंसिव कंपोनेंट होती है। एक इलेक्ट्रिक व्हीकल के टोटल कॉस्ट का 50% केवल उसकी बैटरी पे स्पेंड किया जाता है। कुल मिलाकर यदि आज ये लिथियम आयन बैटरीज गायब हो जाए तो शायद हम अपनी प्रेजेंट और फ्यूचर लाइफ इमेजिन भी नहीं कर सकते। आप सोच रहे होंगे कि क्या कोई और मेटल काम नहीं कर सकता, लिथियम को लेकर इतनी हाइप किस वजह से? तो दोस्तों नेचर जनरल की स्टडी ने यह पाया है कि लिथियम आयन बैटरीज के इमरजेंस और डोमिनेंस का कारण उसकी हायर एनर्जी डेंसिटी है, जो बाकी रिचार्जेबल बैटरी सिस्टम के कंपैरिजन में कई गुना बेहतर है। ये चार्ज भी बहुत जल्द होती है और ये पर किलोग्राम सबसे हाईएस्ट एनर्जी स्टोरेज कैपेसिटी एंजॉय करती है। इसकी ये हायर स्टोरेज कैपेसिटी और एक्सट्रीमली लाइट वेट इसको इलेक्ट्रिक कार के लिए एक परफेक्ट चॉइस बना देता है। अगर आपको अब भी यकीन नहीं हो रहा है तो आपको बता दें कि ये डेवलपमेंट इतनी लाइफ चेंजिंग है कि 2019 में स्टैनले विटिंगम, जॉन गुडनफ और अकीरा योशिनो को केमिस्ट्री में जो नोबेल प्राइज मिला था वो लिथियम आयन बैटरीज के डेवलपमेंट की वजह से मिला था। इन्हीं की रिसर्च के बदौलत दुनिया को लिथियम आयन बैटरीज जैसा रिवॉल्यूशनरी एलिमेंट प्राप्त हुआ। आज जब दुनिया भर में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की डिमांड बढ़ रही है तो लिथियम के ग्लोबल रिजर्व्स को लेकर डिबेट एक नया मोमेंटम गेन कर रही है। दोस्तों यहाँ दो इश्यूज सबसे ज्यादा क्रूशल हैं। पहले तो ये कि आज की डेट में लिथियम की ओवरऑल सप्लाईज उसकी डिमांड को बड़ी मुश्किल से केटर कर पा रही हैं। नियर फ्यूचर में ये लिथियम आयन बैटरीज कंबशन इंजन को रिप्लेस करके कार और ट्रक्स के लिए डोमिनेंट पावर सोर्स बनकर उभरेंगी। यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डेर लेyen कहती हैं कि इसकी हाई डिमांड और इंक्रीजिंग प्राइसेस के कारण आने वाले सालों में ये ऑयल और गैस को ओवरटेक कर उनसे भी ज्यादा क्रूशियल रिसोर्स बन सकता है। यदि ऐसा होता है तो आने वाले समय में हमें लिथियम की और ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। कार्बन एमिशन जिस रेट पर आगे बढ़ रहे हैं उसको एड्रेस करने के लिए वर्ल्ड को 2 बिलियन ईवीज की जरूरत है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की एक नई रियलिटी बनते नजर आ रहा है और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में लिथियम आयन बैटरीज यूज होती हैं, जिसकी वजह से इनकी डिमांड बहुत तेजी से बढ़ रही है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2025 तक वर्ल्ड लिथियम की भारी शॉर्टेज फेस कर सकता है। किंतु यहाँ सर्जिंग डिमांड ही अकेली प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि विश्व भर में लिथियम के रिसोर्सेज बहुत कम रीजन्स पे कंसंट्रेटेड हैं, जो उसकी मोनोपोली कुछ चंद प्लेयर्स के हाथों में थमा देता है। वो कैसे, आइए देखते हैं। दोस्तों शायद आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि दुनिया के 50% से ज्यादा लिथियम डिपॉजिट्स अर्जेंटीना, बोलीविया और चिली में पाए जाते हैं। इन रीजन में लिथियम का इतना हाई कंसंट्रेशन होने के कारण इसको लिथियम ट्रायंगल भी कहा जाता है। यहाँ आज ग्लोबल पावर्स को हमेशा ये रिस्क सताता है कि यदि वो लिथियम ट्रायंगल में इन्वॉल्व नहीं हो पाए तो वो कुछ वैसा ही होगा जैसा कि 20th सेंचुरी में उनके साथ हुआ, जो मिडिल ईस्ट के ऑयल डेवलपमेंट से बाहर रह गए। किंतु ग्रेट पावर पॉलिटिक्स का नेक्स्ट राउंड उनके द्वारा डिसाइड होगा जो सबसे पहले
लो या नो कार्बन बेस्ड एनर्जी पर अपनी पकड़ मजबूत कर पाएंगे, और लिथियम के बिना ये नामुमकिन है, क्योंकि यहाँ ये हिस्टोरिक इक्वेशन बेहद सिंपल है। एक्सेस टू एनर्जी सोर्सेज यानी एक्सेस टू पावर। कहीं ना कहीं चाइना ने इस बात को सबसे पहले रियलाइज किया है। लिथियम के केस में चाइना अपने कॉम्पिटिटर्स से एक ह्यूज एज एंजॉय करता है। S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस के मुताबिक 2021 में चाइना ने 79% लिथियम आयन बैटरीज प्रोड्यूस की, और इसके बाद डायरेक्ट नंबर आया यूनाइटेड स्टेट्स का, जो कुल 6.2% पर है। यहाँ आप इस वाइड गैप को क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हैं। कुछ एस्टिमेट के मुताबिक चाइना लिथियम आयन बैटरी की मार्केट में 80% शेयर एंजॉय करता है। इंडिया भी चाइना के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का एक बड़ा इंपोर्टर है। पूरे वर्ल्ड के लिए लिथियम आयन बैटरी के सप्लायर के मोनोपोली एंजॉय करने के लिए चाइना आज दुनिया का लार्जेस्ट रॉ लिथियम इंपोर्टर बन चुका है। इन सभी डायनेमिक्स ने चाइना को आज ग्लोबल लिथियम ट्रेड का सेंटर बना दिया है। अपने इन प्लान्स को रियलाइज करने के लिए चाइना आज दूसरे देशों के लिथियम माइंस में भी बड़े लेवल पर इन्वेस्ट कर रहा है। साथ ही वो साउथ अमेरिका के लिथियम ट्रायंगल में भी बहुत एग्रेसिवली इन्वेस्ट कर रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे आज चाइना ऑस्ट्रेलिया के ग्रीन बुशेस माइन में 51% और चिली की एसक्यूएम में 23.8% स्टेक एंजॉय करता है। चाइनीज कंपनीज गैनफेंग लिथियम और टियानक्वी लिथियम इस एरिया के लिथियम सेक्टर के डोमिनेंट प्लेयर बन चुके हैं। चाइना का कहना है कि ये रीजन आने वाले सालों में लिथियम की बढ़ती ग्लोबल डिमांड को पूरा करने के लिए रेडी नहीं है, और चाइनीज इन्वेस्टमेंट उसकी इस कैपेसिटी को बिल्ड करने में मदद कर रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर ग्लोबल कम्युनिटी अपने क्लाइमेट गोल्स की तरफ बढ़ती है तो 2040 तक लिथियम की डिमांड 4000% तक ग्रो करने वाली है। जी हाँ, 4000%। तो आप देख सकते हैं कि चाइना अपना स्ट्रेटेजिक फ्यूचर सिक्योर करने के लिए इस फील्ड को भी मोनोपोलाइज करना चाहता है, और इसी वजह से कई लिथियम इंपोर्टिंग कंट्रीज लिथियम इंडस्ट्री में चाइना की डोमिनेंस को लेकर कंसर्न्ड हैं। लेकिन दोस्तों, रिफाइनिंग कैपेसिटी होना एक बात है और एक्चुअल मेटल को पजेस करना दूसरी बात। भले ही चाइना लिथियम की रिफाइनिंग और बैटरी की प्रोडक्शन को ग्लोबली डोमिनेट कर रहा है, किंतु उसके ओवरऑल लिथियम रिजर्व्स कुल 4.5 मिलियन टन्स के आसपास हैं, जो उसको बोलिविया, अर्जेंटीना, चिली, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया के बाद 6th पोजीशन पर लाकर खड़ा कर देते हैं। यदि आप सोच रहे थे कि ज्यादा रिजर्व्स ना होने के बाद भी चाइना इन बैटरीज में इतनी ओवरवेलमिंग डोमिनेंस कैसे एंजॉय करता है, तो दोस्तों उसका कारण यही है कि लिथियम के रॉ मटेरियल को रिफाइन करके बैटरीज बनाने की जो कैपेसिटी होती है वो पूरी दुनिया की 60% से अधिक केवल चाइना के पास ही है। किंतु चाइना की प्रॉब्लम यह है कि उसकी लिथियम डिमांड उसकी सप्लाई से कई गुना ज्यादा है, और इस फ्रंट पर इंडिया अपने इस डिस्कवरी के साथ बाजी मार सकता है। क्योंकि यदि इंडिया को ईवी इंडस्ट्री में सेल्फ रिलायंट बनना है तो उसको चाहिए कि वो चाइना की लिथियम आयन बैटरी सप्लायर्स पर निर्भर ना रहे, और ऐसा तभी हो सकता है जब उसके पास इसके रॉ मटेरियल यानी लिथियम के सब्सटेंशियल रिजर्व्स और उनको प्रोसेस करने की टेक्नोलॉजी मौजूद हो। यहाँ टेक्नोलॉजी वाला पार्ट बेहद जरूरी क्यों है, इसका अंदाजा आप लिथियम ट्रायंगल के एग्जांपल से लगा सकते हैं। उनके पास रॉ मटेरियल तो थे, किंतु टेक्नोलॉजी नहीं थी, इसकी वजह से उनका पोटेंशियल पूरी तरह यूटिलाइज नहीं किया गया, और इसी बहाने को लेकर आज चाइना वहां अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है। खैर, इंडिया में इस डिस्कवरी के साथ उम्मीद ये है कि इंडिया का पहला हर्डल तो सॉल्व हो गया है। अभी तक इंडिया लिथियम, निकल और कोबाल्ट जैसे क्रूशियल मेटल्स के लिए पूरी तरह से इंपोर्ट पर डिपेंडेंट है। ये दुनिया में लिथियम का 4th लार्जेस्ट इंपोर्टर है, किंतु इस डिस्कवरी के बाद ये इक्वेशन पूरी तरह बदल सकती है। यह सबसे पहला सवाल ये उठता है कि क्या जम्मू कश्मीर में हुई डिस्कवरी देश में पहली बार हुई है? दोस्तों, ऐसा नहीं है। लगभग 2 साल पहले कर्नाटका के मांड्या में 1600 टन्स ऑफ लिथियम रिजर्व्स पाए गए थे, किंतु पहले तो ये क्वांटिटी एक्सट्रीमली स्मॉल है, और दूसरी बात ये कि उन साइट से मेटल्स की अभी तक कोई कमर्शियल सप्लाई नहीं हुई है। 2021 से अब तक टोटल 7 लिथियम एक्सप्लोरेशन कैरी आउट किए गए हैं, जिनके तहत हमारी गवर्नमेंट अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, जम्मू एंड कश्मीर और राजस्थान जैसे बहुत से स्टेट्स में लिथियम एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम चला रही है। दोस्तों, इंडिया के लिए इस डिस्कवरी के कई मायने हैं। पहले तो आपको बता दें कि चाइना और यूएसए के बाद इंडिया ईवीज का 3rd लार्जेस्ट मार्केट है। साथ ही इंडियन गवर्नमेंट ने हाल ही में ये डिक्लेयर किया है कि 2030 तक इंडिया में चलने वाली 30% कार्स इलेक्ट्रिक कार्स होंगी। यदि आपने 2023 के बजट पर गौर किया हो तो ईवीज पर खास जोर दिया गया है। लिथियम आयन सेल्स को बनाने में जो भी गुड्स, मशीन्स या इक्विपमेंट्स इंपोर्ट होते हैं उन पर कस्टम ड्यूटी रिमूव कर दी गई है। जिस तरह से आज इंडियन गवर्नमेंट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे स्ट्रेस दे रही है, आने वाले समय में लिथियम आयन बैटरीज की डिमांड इंडिया में एक्सप्लोड करने वाली है। विजन 2030 के साथ गवर्नमेंट एम करती है कि 2030 तक 100% पब्लिक ट्रांसपोर्ट और 40% पर्सनल मोबिलिटी का इलेक्ट्रिफिकेशन कर दिया जाए।
साथ ही इंडियन नेवी और डीआरडीओ के अपने सबमरीन्स को अपग्रेड करने के लिए कलेक्टिव प्रोग्राम में भी लिथियम का एक्सटेंसिव यूजेज होने वाला है। इंडियन नेवी अपने नॉन न्यूक्लियर सबमरीन प्रोग्राम को अपग्रेड कर न्यू एज के टेक्नोलॉजी से अपग्रेड करना चाहती है। इसके लिए वो हाई कैपेसिटी लिथियम आयन बैटरी सिस्टम पर काम कर रहे हैं, जिसे इन सर्विस सबमरीन्स में रिफिट किया जाएगा। किंतु हाल ही में कुछ रिपोर्ट से बताते हैं कि इंडिया आने वाले समय में इसकी भारी शॉर्टेज फेस कर सकता है। यहाँ कंसर्न ये भी थी कि इंडिया लिथियम आयन बैटरीज को मैन्युफैक्चर नहीं करता, बल्कि चाइना या ताइवान से इंपोर्ट हुए लिथियम आयन सेल्स को असेंबल करता है। इसके अलावा प्री असेंबल्ड बैटरी पैक्स भी इंडिया की कुछ कंपनीज बाहर से ही इंपोर्ट करती हैं। इसका एक बड़ा कारण ये था कि इंडिया के पास लिथियम या कोबाल्ट का कोई बड़ा सोर्स अब तक नहीं था। तो ये डेटा इस लेटेस्ट डिस्कवरी के पोटेंशियल को साफ साफ बयां करता है। यहाँ आपकी जानकारी के लिए बता दें कि लिथियम के ज्यादातर ग्लोबल रिजर्व्स उन एरियाज में पाए गए हैं जहां आज बहुत हाई वाटर स्ट्रेस देखने को मिल रहा है, जबकि इस मिनरल के एक्सट्रैक्शन के लिए हाई वॉल्यूम ऑफ वाटर की जरूरत पड़ती है। और आज जब इसके सभी ट्रेडिशनल प्लेयर्स वाटर शॉर्टेजेस का शिकार हो रहे हैं, तो ऐसे में इंडिया फ्यूचर के लिए एक ग्रेट ऑल्टरनेटिव बन सकता है। दोस्तों, इन सभी बेनिफिट्स को एक और बहुत बड़ा बेनिफिट ओवरशैडो करता है, और वो है इसका पीओके कनेक्शन। जी हाँ दोस्तों, जाहिर सी बात है कि जब इस खजाने को लेकर इन्वेस्टिगेशन और एक्सप्लोरेशंस आगे बढ़ेंगी, तो ये इन रीजन के डेवलपमेंट के साथ साथ कई हजारों लोगों के लिए रोजगार भी पैदा करेगा। और जब यहाँ से मेटल एक्सट्रैक्ट होना शुरू होगा, तब तो और भी ज्यादा स्पेशलाइज्ड रीजनल डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन देखने को मिल पाएगा। जैसा कि हम जानते हैं कि आर्टिकल 370 के हटने के बाद से इस रीजन के डेवलपमेंट में सब्सटेंशियल बूस्ट देखने को मिला है। जहां एक और पाकिस्तान एक डीप इकोनॉमिक क्राइसिस के बावजूद कश्मीर सॉलिडेरिटी डे जैसे इवेंट्स प्लान करता रहता है और फॉल्स नैरेटिव्स को प्रोपेगेट करता रहता है, वहीं पीओके की एक्चुअल कंडीशन इस्लामाबाद के रियल इंटेंट को चीख चीख कर बयां करती है। वहीं दूसरी ओर आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद से अब तक जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन को आईटी, डिफेंस, रिन्यूएबल एनर्जी, टूरिज्म, एजुकेशन, हॉस्पिटैलिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे सेक्टर में 40 से भी ज्यादा कंपनी से 15,000 करोड़ रुपीस के इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स मिल चुके हैं। जहां एक और इंडिया अपनी प्रायोरिटीज को ध्यान में रखकर लगातार जम्मू और कश्मीर के डेवलपमेंट की ओर अग्रसर है। आने वाले कुछ महीनों में जब इस रीजन में इंडिया का लिथियम एक्सट्रैक्शन असल में शुरू होगा, तो उसके डेवलपमेंट में 4 चांद लगने वाले हैं। वहीं पीओके इस्लामाबाद के डिस्क्रिमिनेशन के कारण अंडर डेवलपमेंट, सफरिंग्स और टेररिज्म का हब बनकर रह गया है। ऐसे में जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान द्वारा इलीगली ऑक्युपाइड रीजन्स भी इससे प्रभावित होंगे, और वो भी एक बेटर फ्यूचर की कल्पना कर पाएंगे। और इसी थॉट के साथ दोस्तों, आज के वीडियो को हम यहीं विराम देते हैं। और जैसा हमने वीडियो के पहले भाग में बताया कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस के लिहाज से काफी ज्यादा है, और इसी इंपॉर्टेंस को देखते हुए एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं, इसको आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। एंड द क्वेश्चन इज, द डिस्कवरी ऑफ मेगा रिजर्व्स ऑफ लिथियम कैन हेल्प इंडिया बिकम अ डोमिनेंट प्लेयर इन द ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी मार्केट, एक्सप्लेन। एंड विद दिस क्वेश्चन माय फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ साझा करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।